हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण डिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स और अभी मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा में कार्यरत हूं। और आज का हमारा जो ई लेक्चर है वो हमारा अबाउट क्रॉनिकल डेल्टा एंड कम्यूटेशन सिंबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इसको हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, जैसे डिराक डेल्टा, जैसे डेल्टा फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं और व्हाट इज़ कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट टेंसर, मिक्स्ड टेंसर, इनके बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो जैसे अभी यहाँ पे जैसे किस तरीके से डेल्टा के फॉर्म में जो संकेत हमें दिए गए हैं उनको लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें दिया हुआ हो EIJK और ERST, तो उसको हम जैसे पहला जो कम्यूटेशन है सिंबल, उसका जो फर्स्ट है आई है जैसे, तो वो तो रो को रिप्रेजेंट करेगा, तो IV रो। तो ये पहली रो के सारे कंपोनेंट, तो पहली रो में RST, Rवां पद, Sवां पद, Tवां पद। इसी तरीके से दूसरी कौन सी रो होगी, J नंबर की, तो J, उसके बाद उसका Rवां पद, Sवां पद, Tवां पद। इसी तरीके से लास्ट होगा K, तो K का Rवां, Sवां और Tवां पद। इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो इनके बारे में क्या है, कुछ जानकारी हमें दी गई है कि IJK या RST में से कोई दो सूचकांक अगर समान हो तो सर्वसमिका 0 हो जाती है। यानी कि अगर कोई भी दो बराबर होंगे, या I या J या K, तो फिर क्या है, इसका मान जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड का मान 0 के बराबर आएगा तो राइट हैंड साइड भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होंगे, सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ के परस्पर बराबर होने पर भी यही परिणाम प्राप्त होता है। यानी मैट्रिक्स में अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ एक जैसे हो जाते हैं तो भी हमें क्या है, यही परिणाम प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो एक टर्म में से दूसरी टर्म कैंसिल हो जाएगी और उससे मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और IJK तथा RST दोनों अगर 1, 2, 3 बराबर है तो समीकरण के दोनों ओर के मान 1 के बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर हम ऑर्डर में ले लेते हैं ना, 1, 2, 3, इस तरीके से कंटिन्यू चलते हैं तो ये 1 के बराबर हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ठीक है। ये जैसे मान रखोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। यदि IJK तथा RST में से कोई सूचकांक परस्पर बदल दे तो लेफ्ट हैंड साइड में संगत क्रमचय संकेत में चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जैसे हम लोग IJK का मतलब है एक ऑर्डर में चलना, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, इस तरीके से अगर हम लोग ऑर्डर को बदल देते हैं ना, जैसे कि हमने 1, 2, 3 ऑर्डर था, उसको हमने कर दिया 2, 1, 3, तो 2 के बाद 1 नहीं आना चाहिए, तो ये एक ऑर्डर का डिस्टर्बेंस हो गया ना। तो इसीलिए इसमें माइनस साइन आ जाता है। जहाँ ऑर्डर फॉलो होता है, ऑर्डर कैसे, जैसे ऐसे मानो 1, 2, 3, तो ये ऑर्डर है, इसी क्रम में हमेशा चलने चाहिए। चाहे आप कहीं से शुरू कर लो, जैसे 3 से शुरू किया तो 3, 1, 2, 2 से शुरू करोगे तो 2, 3, 1, 1 से शुरू करोगे तो 1, 2, 3, इस तरीके से ये ऑर्डर में चलना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, माइनस का साइन आ जाता है। जैसे इसने ये B वाला टर्म कहा है ना, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया हो। IJK और RST दोनों 1, 2, 3 के बराबर हैं, तो फिर क्या है, समीकरण के दोनों ओर के मान 1 के बराबर हो जाएंगे। जैसे ये 1, 2, 3 के बराबर है तो ये 1 हो गया, ये भी 1, 2, 3 के बराबर है तो ये 1 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 के बराबर हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में क्या होगा, जब I और J बराबर होते हैं तो डेल्टा क्या देता है, 1 देता है। इसी तरीके से क्या होगा, जब इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे I भी 1 होगा, R भी 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने I, J और K को 1, 2, 3 करा है, इसी तरीके से RST, तो I और R एक दूसरे के बराबर होंगे तो 1 आएगा, और R S है ना, S और J एक दूसरे के बराबर होंगे तो 1 आएगा। और इसी तरीके से T और K जब 3 या कुछ और, जैसे अभी 1, 2, 3 लिया है तो 3 होंगे, 3, 3, तो फिर डेल का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और वो कहाँ पर आएगा, जैसे ये वाली टर्म 1 होएगी, ये 1 होएगी और ये 1 होएगी, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है EIJK EIST। तो आप देखो इसको, इसने कहा है कि इसका मान जो है इसके बराबर आएगा, तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे EIJK और EIST, तो हमारी जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट जो है वो किसको शो करता है, फर्स्ट रो को, तो IV रो, उसके बाद में JV रो और उसके बाद KV रो, ठीक है। इधर क्या हो जाता है, I1 कॉलम, तो ये I नीचे, J में I,
जे की जगह हमने सब जगह आई रख दिया है। और उसके बाद एस, तो इस कॉलम में एस एस एस, फिर टी, तो टी टी टी। ये अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, तो जैसे इसमें देखो आई आई, ये 1 हो गया, ठीक है, और बाकी तो कोई भी नहीं है। आई आई का मान 1 होने का मतलब ये हो गया, जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो 1 होता है। अगर आई का मतलब 1 2 3 है तो ये किसके बराबर होगा, डेल आई, आई का मतलब हो गया डेल 1 1 प्लस डेल 2 2 डेल 3 3, क्योंकि 3 मान है तो इस वजह से इसका मान किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको रखा है 3, यानी कि ये है 3। अब इस मैट्रिक्स को ओपन कर लेते हैं, तो 3 और फिर इनका गुणा माइनस का साइन लगा देंगे बीच में, डेल्टा जे एस डेल्टा के टी माइनस डेल जे टी के एस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में जैसे इसको लेते हैं और माइनस का साइन होता है, इसलिए हम पहले इसका गुणा कर लेंगे मैट्रिक्स में। तो डेल्टा आई एस, और आई एस के साथ जे एस के आई, और आई ये क्या है, जे आता आई है, ये है ना, तो ये जे एस के टी, जे एस के एस, ये के टी कैसे लगा दिया, सॉरी इसका गुणा थोड़ी होगा, इसके लिए हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा, इनका आपस में गुणा होगा। तो पहले इनका होगा जे टी के आई का, तो ये टर्म आ गई, और फिर होगा डेल्टा जे एस और के टी का, ये जेवा पद है ना, ये आई जैसा लग रहा है, ये जेवी रो है, और जिसमें इसको हम बराबर करेंगे किसके, आई के। उसके बाद तीसरा इसको ओपन करेंगे, अब गुणा करेंगे, तो जे आई के एस और जे एस के आई। शुरुआत में हम लोग क्या है, इनको बराबर नहीं रख रहे हैं, पहले हम इसको एज इट इज़ ओपन कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि इसका मान किसके बराबर आता है। अब हम क्रोनेकर डेल्टा के प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, जिसके हिसाब से क्या होता है, जैसे आई जे और जे के है, डेल्टा आई जे और जे के, तो इसको हम डेल्टा आई के लिख सकते हैं। ओके, आई के लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आई के, इसका यूज़ करते हैं हम अपने इक्वेशन में। तो जैसे इस टर्म में भी क्या है, डेल्टा आई एस और डेल्टा जे टी और के एस, ये बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक टर्म जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, जैसे ये हमने क्या किया है, यहाँ पे r की जगह i बराबर r रखा है ना, तो जैसे r कहाँ था, यहाँ था फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे सब जगह क्या आ गया, i आ गया। ओके, तो अब हमने जैसे सेकंड को निकाला, इसको निकाला, तो हम इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, जे टी और के आई। तो ये जे टी तो ठीक है, लेकिन के साथ एस लगा दिया, यहाँ पे आई लिखना है। दूसरा माइनस में आएगा जे आई और के टी, तो जे आई आएगा यहाँ पे। तो अब जैसे क्या करेंगे, ये इसी वजह से क्या है, नीचे वाले से मैच नहीं खा रहा था, तो जैसे अभी क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो है ना के एस नहीं है, यहाँ पे क्या है, के आई, तो ये के आई है। तो अब जैसे इसका इसके साथ देखेंगे ना, तो ये है डेल आई एस और ये है डेल के आई, तो आई गया, ये बन गया डेल के एस, ठीक है। तो ये टर्म तो बनेगी डेल के एस और डेल जे टी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाली है ना, इसमें जैसे के टी, ये जे एस नहीं है, जे आई है। ओके, तो ये आई होने से, ये वाला आई होने से ये आई चला जाएगा और जे एस बन जाएगा। अब देखो नीचे हम इसका कंपैरिजन करते हैं, तो जैसे ये वाली टर्म है 3 जे एस के टी, नेक्स्ट है -3 जे टी और के एस, प्लस में डेल जे टी, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। और जिसमें ये के आई था, तो के आई था ना, आई से आई गया, डेल के एस बन जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके अंदर क्या होगा, के जे आई था ना, आई से आई गया, जे एस बन जाएगा, तो जे एस और के टी आ गया, ठीक है। उसके बाद इस वाली टर्म के अंदर, इस वाली टर्म में कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है, ये आई से आई गया और जे टी बन जाएगा। और इधर क्या होगा, इधर हमें देखना पड़ेगा
ये आई और ये आई तो KT बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ये प्लस वाली टर्म्स हैं वो जुड़ जाएंगी, ये देखो सिमिलर हैं, माइनस वाली जुड़ जाएंगी, तो ये 2 2 हो गए, और ये आगे 3 3 बिल्कुल सेम के हैं, तो 3 में से 2 गया, 1 बच गया, तो डेल JS डेल KT माइनस डेल JT डेल KS, तो ये रिलेशन जो है वो इसके बराबर आ गया। उसके बाद है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो जैसे एक वेक्टर A दिया गया है, और जैसे प्रदिश संकेतन पद्धति या जो टेंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, सिस्टम जो है, उसमें क्या करते हैं, ये डायरेक्शन A1 E2 केप A2 E3 केप A3, क्योंकि इसमें यही तो करते हैं x1 x2 x3, कार्टेशियन में लिखते हैं XYZ और इसमें लिखते हैं x1 x2 एंड x3। ओके, तो इसको लिख दिया समेशन लगा के I EI AI, और जैसे कोई B वेक्टर है तो उसको लिख दिया समेशन EJ BJ। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो AI BJ और समेशन ऑफ I समेशन ऑफ J, इनकी दिशाओं का ही सदिश गुणनफल, और ये इनके परिणामी। ओके ओके, और इनमें भी क्या है, गुणा में उन्हीं नियमों का पालन होता है जैसे सामान्य सदिश में पालन होता है। 1 1 2 2 3 3, इनका मान क्या हो जाएगा 0, 1 2 जो है वो 3 देगा, 2 3 1 देगा, 3 1 2 देगा, यानी कि बिल्कुल वही नियम है गुणा करने का। 1 2 का गुणा होगा तो 3 मिलेगा, 3 1 का गुणा होगा तो 2, और 1 2 का तो 3, और 2 3 का तो 1। लेकिन अगर ऑर्डर बदलता है, उल्टा चलता है, अगर ये ऐसे चले ना एंटी क्लॉकवाइज तो ठीक है, लेकिन अगर उल्टा करते हैं 3 2, तो 3 के बाद में आना चाहिए 1, जबकि 2 दे रहा है तो माइनस का साइन आ जाता है, वही सदिश गुणा के नियमों के हिसाब से। और उपरोक्त सभी को समीकरण एक में सभी समीकरण को एक समीकरण में लिखने पर एक साथ लिखेंगे ना, तो IJ, तो उसके साथ क्या आ जाएगा, IJ का मान K के बराबर होगा EIJ के। EIJ के मतलब कि अगर ये ऑर्डर में है तो ये 1 देगा, अगर ये ऑर्डर में नहीं है, जैसे EI कम्यूटेशन के जो नियम पढ़े थे, जैसे IJ अगर ऑर्डर में है तो 1, अदरवाइज -1, ये बराबर का निशान नहीं लगाओ यहाँ पे। बहुत सारी गलतियाँ छोटी छोटी हो ही जाती है लिखने के अंदर, पर मैं बता रही हूँ बार बार आपको, बुक भी चेक कर लिया करो साथ में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये गुणा में है, इसके साथ बराबर का साइन नहीं आएगा। A क्रॉस B इज इक्वल टू समेशन ऑफ I समेशन ऑफ J EIJ के EK के, ओके, और AI BJ। तो आइंस्टीन के संकलन परिपाटी का उपयोग करने पर संकलन परिपाटी में यही किया गया है कि अगर मान लीजिए कोई सुपरस्क्रिप्ट जो है वो 2 बार आ रही है, जैसे IJ है तो वो नीचे भी आ रहा है IJ, तो इसका मतलब ही होता है कि समेशन, तो आप समेशन का साइन जो है वो हटा सकते हो, तो यहाँ पे समेशन का साइन हटा दिया गया है। तो इनको डमी इंडिसेस बोलते हैं, जिनका यूज़ जो है वो 2 बार हो जाए, जिन इंडिसेस का, उनको हम डमी इंडिसेस बोलते हैं। उसके बाद है निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण में क्या है कि अगर मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने किसी बिंदु के निर्देशांक XYZ दिए हैं, तो हम जो टेंसर सिस्टम है उसके अंदर इसको x1, इसको x2 और इसको x3 लिखते हैं। इसके अंदर YZ जैसा कुछ भी नहीं होता, 1 2 एंड 3 इस तरीके से शो करते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कार्तीय निर्देशांक तंत्र में निर्देशांक जो है वो x डैश y डैश और z डैश हैं, कोई और निर्देशांक है तो उनको हम लोग शो कर सकते हैं बार 1 बार 2 बार 3। ठीक है, जैसे x y z को तो लिखेंगे x1 x2 x3, इसी तरीके से कोई और निर्देशांक है x डैश y डैश और z डैश, उनको हम बार लगा करके शो कर देंगे। अगर हम लोग जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं ना, एक बिंदु के निर्देशांक, कोई बिंदु P है, कोई Q है, इसके x y z हैं और इसके x डैश y डैश z डैश हैं, तो इनका आपस में रूपांतरण, इनको एक लीनियर रेखाओं के द्वारा इन दोनों का आपस में संबंध शो करते हैं, जैसे PQ लाइन के अकॉर्डिंग या QP लाइन के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से टेंसर सिस्टम में भी है कि अगर एक बिंदु के निर्देशांक x1 x2 और x3 हैं, तो दूसरे के x बार 1 x बार 2 और x बार 3 हैं, तो इनका आपस में क्या संबंध है। तो उस संबंध को शो करने के लिए कुछ लीनियर इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे शो की गई है। x बार 1 को a1 1 x1 a1 2 x2 a1 3 x3, तो ये 1 1 तो जो ऊपर लग रहा है ना, वो शो कर रहा है रो को, अगर हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो, और या फिर ये इस तरीके से पहले निर्देशांक को भी शो करता है। दूसरे निर्देशांक के लिए 2 का पहला कंपोनेंट, 2 का दूसरा कंपोनेंट, 2 का तीसरा कंपोनेंट, इसी तरीके से
एक्स बार 3 है तो बार 3 में 3 का पहला, 3 का दूसरा और 3 का तीसरा कंपोनेंट, इस तरीके से तीनों कंपोनेंट जो हैं वो आ जाते हैं। इसको हम मैट्रिक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स के रूप में अगर लिखेंगे तो इधर तो जैसे ये है तो एक्स बार 1, एक्स बार 2, एक्स बार 3, और इधर ये x1, x2, x3 है, और ये मैट्रिक्स आ गई। इसमें ये 1 शो कर रहा है रो को, और नीचे जो 1 नीचे वाले जो जैसे ये है तो ये तो सुपरस्क्रिप्ट है जो रो को शो करता है मैट्रिक्स के अंदर, और ये सबस्क्रिप्ट है जो कि कॉलम को शो करता है। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। इनको आप एक साथ अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से शो करते हो, एक्स बार आई समेशन ऑफ जे इज़ इक्वल टू J1 to 3 AIJ XJ। तो इसका क्या मतलब है, बी एक्स आई का मतलब जैसे I1 ले लिया तो एक्स बार 1 हो गया बराबर 1, और j का मान जैसे 1 to 3 है तो पहले j का मान लिया 1, तो उसके साथ x यहाँ पे j लग रहा है ना तो 1, फिर हमने जैसे 1 और j का मान 2 लिया तो x 2, इसी तरीके से j का मान जब 3 लिया तो x 3। तो ये पूरी इक्वेशन बार 1 के लिए बन जाती है, इस तरीके से इक्वेशन बनाती है। ठीक है, और ये जो रूपांतरण इसको हम कहते हैं रूपांतरण सारणिक। ए बार, ये जो ब्रैकेट में ए लगा है ना, ये सारणिक को शो करता है, तो ये क्या कहलाता है, रूपांतरण सारणिक कहलाता है। तो जैसे ये ए क्या हो गया, सारणिक हो गया, तो इसमें ये आई वी पंक्ति और जे वे स्तंभ में स्थित अवयव है। ए आई जे का मतलब है जैसे ये है ना ए आई, और ये मेरे तो आई और जे एक जैसे ही हो जाते हैं, आई एंड जे, तो आई वी पंक्ति और जेवा स्तंभ, इस तरीके से बताते हैं। और वही आइंस्टीन संकलन परिपाटी से समेशन का साइन आप हटा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जैसे ये जे इंडिसेस जो है ना 2 बार आ गई ऊपर और नीचे 2 बार आ गई, तो ये डमी इंडिसेस है और इसको आप हटा सकते हो। ओके, उसके बाद है इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं कि जैसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या किया, बार वाले को एक्स में कन्वर्ट किया था, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स को बार वाले में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हमने लिखा कि एक्स बार को हम x1, x2 और x3 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम करेंगे कि जैसे x1 है तो उसको हम बार 1, बार 2 और बार 3 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं, वो प्रॉपर्टी है ए आई जे के बी के आई। तो हम आई से आई को हटा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं डेल के जे, जैसे बी के आई ए आई जे, तो डेल के जे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो डॉट में है दोनों, तो आगे पीछे कैसे भी लिखो, जो सेम रहते हैं उनको हटाओ और बाकी जो बच गए डेल के जे, और इसका मान 1 हो जाएगा अगर के और जे एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने वाले हैं। तो इसका कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग इक्वेशन 5 को गुणा करेंगे बी के आई से। इक्वेशन 5 में चलते हैं, इक्वेशन 5 ये रही, इस इक्वेशन में बी के आई से गुणा करेंगे। ठीक है, तो बी के आई से लेफ़्ट साइड में और बी के आई से राइट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राइट हैंड साइड में बी के आई और ए आई जे, तो ये गया, ये डेल के जे बन गया। डेल के जे के बराबर जे होने पर 1 हो जाएगा, तो के बराबर जे, यानी कि इधर बी के आई से गुणा किया था तो बी जे आई एक्स आई बार, और इधर क्या बन गया एक्स जे, के की जगह हमने जे पुट कर दिया, एक्स जे रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स जे बराबर क्या आ रहा है, बी जे आई एक्स बार 1। तो ये एक तरीके से उल्टा हो गया ना, पहले हम लिख रहे थे एक्स बार आई इज़ इक्वल टू ए आई जे एक्स जे, यानी कि इसको लिख रहे थे इसके फॉर्म में, अब उल्टा है एक्स जे को लिख रहे हैं इसके बार वाले के फॉर्म में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ओके, और इसमें ये बी जो है वो सारणिक है, जिसका जे तो रो को शो करेगा और आई जो है वो कॉलम को शो करेगा। ये इन्वर्स मैट्रिक्स होगी, जैसे सारणिक एक तो मैट्रिक्स ए बनी थी पहले वाले में, और बी बन रही है ना, वो इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। और इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का तरीका, हर एक कंपोनेंट का आपको कोफैक्टर निकाल करके उसमें डिटर्मिनेंट का भाग देना होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक और मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। उस मैट्रिक्स में जैसे इन्वर्स मैट्रिक्स बनानी है इस मैट्रिक्स की, तो इस कंपोनेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, तो इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेंगे, जो मान आएगा वो यहाँ रखा जाएगा। फिर
इस जगह क्या रखा जाएगा, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे, जो मान आएगा वो सेकंड जगह रखा जाएगा। इसी तरीके से इस जगह क्या मान रखा जाएगा, इसको छोड़ो और इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, जो मान आएगा वो यहाँ रखा जाएगा। इस तरीके से हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। जो मान आता है ना उसमें हमें डिटर्मिनेंट का साथ के साथ भाग भी देना है। चाहे आप बाद में ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे एक साथ भाग दे दो पूरी मैट्रिक्स में, पहले कोफैक्टर निकाल लो। फिर जो कोफैक्टर हम निकालते हैं ना, फिर उनको हम प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हर जो भी मान आएगा उसको इन साइन से गुणा करना होगा हमें। ओके, वो हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स आ जाता है बी। ओके, उसके बाद है फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तो क्या किया था, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, उसके बाद उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन था। ओके, अब तो है फंक्शनल। फंक्शनल में क्या करते हैं कि जैसे एन, अभी तो जैसे ये था 3 डायमेंशनल स्पेस था, और अब हम लोग किसकी बात करेंगे, n डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे। तो एनविमीय आकाश में क्या होता है, एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में निर्देशांकों का रूपांतरण जो है वो फलनिक रूपांतरण कहलाता है। तो 2 निर्देशांक तंत्रों में एक ही बिंदु के निर्देशांक, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था x1 x2 x3, एक निर्देशांक तंत्र में, और दूसरे में x1 बार, x2 बार और x3 बार। ओके, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे ये बार वाले जो हैं वो 1 2 3 के फंक्शन होते हैं, या 1 2 3 वाले बार वालों के फंक्शन होते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते होते हैं। ओके, तो जैसे x बार 1 है तो वो x1 x2 x3 का फंक्शन है, x2 बार है तो वो x1 x2 x3 का फंक्शन है, x3 बार है तो वो x1 x2 x3 का फंक्शन है। ओके, तो ये होता है जहाँ पे ये जो बार, इसको ये एक साथ एक रूप में लिख दिया, एक साथ लिखेंगे तो i जो है वो 1 2 3 होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, i = 1 2 3, और n तक जाएगा तो फिर ये n के लिए हो जाएगा। ओके, तो x बार i निर्देशांक का मान जो है वो 1 2 3 के यूनिक एक समुच्चय से संबंधित होता है, यानी कि ये क्या है, इसके साथ रिलेटेड है। अगर n डायमेंशनल स्पेस होगी तो इसमें 3 ना होकर के n वेरिएबल्स होंगे, जैसे x1 x2 x3 और xn, तो n तक निर्देशांक होंगे, n राशियों पर ये निर्भर करेंगे, उनकी यूनिक समुच्चय होंगे। तो जैसे ये 3 के लिए था उसी तरीके से n के लिए जनरलाइज्ड फॉर्म में n के लिए हो जाएगा। इसे ही हम लोग फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद है रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ईजी है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है S, उसमें किसी बिंदु के निर्देशांक है x y, फिर एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाला S डैश, जो क्या है, पहले वाले से, यहाँ पे मैंने शो नहीं किया, थीटा एंगल है यहाँ पे, पहले वाले से थीटा एंगल पे झुका हुआ है। x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस, दोनों की खास बात ये है कि इनका z डैश एक्सिस जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस S डैश के अंदर बिंदु P के कोऑर्डिनेट हैं x डैश और y डैश। ओके, x डैश और y डैश। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे z डैश तो z डैश की दिशा में है, z की दिशा में ही है, तो z डैश बराबर z है। x डैश जो है वो थोड़ा सा x के साथ थीटा एंगल पे झुका हुआ है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप ये देखो, इस निर्देशांक तंत्र के अंदर ये x है, ये दूरी, और ये y है। ओके, उसके बाद S डैश के अंदर ये S डैश है, इसके अंदर क्या है, ये x डैश और ये y डैश। ओके, ये डिस्टेंस है, और इनके मान जो है वो आगे यहाँ पे दिए गए हैं। x बराबर PB OA और y बराबर PA OB, तो ये PB x है और OA भी x है, ये PA y है और OB भी y है। इसी तरीके से S डैश के अंदर डैश वाले में क्या होगा, PD x डैश है और OC भी x डैश है। इसी तरीके से PC y डैश है और OD भी क्या है, y डैश है, इनके मान रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लंब डालते हैं। ये लंब जो है यहाँ ऐसे डाला गया है, इसमें ये आकृति बन रही है। तो ये जब लंब डालते हैं तो ये नीचे ये भी बना हुआ है ना, ये त्रिभुज में ऐसे है, ये एंगल 90 है, ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये ऐसे बन रहा है ना। ये यहाँ पे भी तो लंब बन रहा है ना, सॉरी, ये यहाँ पे भी तो लंबवती है ये लाइन, ये पूरा एंगल 90 है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर इस त्रिभुज को हम लेते हैं, इस त्रिभुज को लेने पर इसके तीनों कोण जो हैं वो क्या होने चाहिए, 180। तो इन दोनों का जोड़, जैसे इन दोनों को कोण ए और कोण बी कहें, तो ये तीनों क्या है, 180 के बराबर आने चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, ये अकेला ही 90 है, एंगल ई जो बन रहा है ना, ये ऐसे और ये ऐसे है ना, तो ये ई क्या है, 90 है। अगर ई 90 है तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, 90 के बराबर होने चाहिए, ये दोनों का जोड़ 90 के बराबर होना चाहिए। और इधर क्या है, ये भी एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल भी क्या है, 90 है। तो हम अगर ऐसे लिखते हैं कि ये एंगल जैसे थीटा है और ये एंगल जैसे थीटा 1 है, तो ये अगर दोनों 90 है, फिर हम लिखते हैं कि ये थीटा 1 और इसके साथ ये जो इधर बन रहा है छोटा, वो जैसे इसको थीटा 2 कहें, वो भी क्या है, 90 है। तो अगर ये दोनों ही 90 के बराबर है तो ये दोनों इक्वेशन भी एक दूसरे के बराबर हो गई। इसका मतलब थीटा बराबर क्या है, थीटा 2। तो अगर इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा होगा। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इससे क्या आ जाएगा, ये पूरा यही है जो मैंने समझाया है। ओके, अब इसको थीटा लेने से क्या होगा कि ये जो त्रिभुज है उसके अंदर ये बेस बन जाएगा, ये इसका लंब और ये इसका कर्ण। ओके, यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें को निकाल के रखते हैं, जैसे ओ ई बाई ओ ए, तो ओ ई ये वाला, ठीक है, तो ये बेस हो गया। ओ ई बाई ओ ए ये कर्ण है, तो ये कॉस थीटा, तो एक्स ओ ई बराबर एक्स कॉस थीटा। इसी तरीके से ए ई लंब है, तो ए ई बराबर एक्स साइन थीटा। फिर ऊपर वाले में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा होने से ए एफ जो है वो हो जाएगा वाई कोस थीटा और एफ पी हो जाएगा वाई साइन थीटा। तो ए एफ वाई कोस थीटा और पी एफ वाई साइन थीटा हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ये हमने निकाला ए एफ जो है वो है वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ए एफ को हम लिख सकते हैं तोड़ करके, ए एफ को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं ना, ए ई और ई एफ। तो ए ई हमें मालूम है, ए ई क्या है, एक्स साइन थीटा है, तो एक्स साइन थीटा प्लस जैसे ई एफ है तो ई एफ क्या है, वाई डैश है, सॉरी हम कौन सा लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ए एफ वाला। तो ए एफ जो है ये पूरा ए एफ है। ठीक है, ए एफ को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई एफ। तो ये देखो हमें निकालना है एक्स डैश और वाई डैश। तो वाई डैश किसके बराबर है, ई एफ के। तो ई एफ को आप क्या लिखोगे, सिर्फ ई एफ को लिखोगे ए एफ माइनस ई ए। ओके, ए एफ हमने निकाल लिया और ई ए हमने निकाल लिया। तो ए एफ तो था ए एफ था वाई कॉस थीटा और ई ए था साइन थीटा। इसके मान रख दो, वाई कॉस थीटा और एक्स साइन थीटा। इसी तरीके से एक्स डैश, तो एक्स डैश में देखो ये है एक्स डैश यहाँ तक है ना, ये वाला सिरा क्या है, एक्स डैश, उसको भी आप दो टुकड़ों में बांट सकते हो। तो एक तो इतना और एक इतना, दोनों को प्लस में लिख दो, डी एफ प्लस एफ पी। तो इधर देखो डी एफ प्लस एफ पी, तो डी एफ किसके बराबर है, ओ ई के बराबर है। ये जैसे है ना, ये डी एफ है और ये ओ ई है, तो ओ ई हमने निकाल रखा है तो ओ ई का मान रख दो। और एफ पी हमने निकाल रखा है, एफ पी हमारे पास है वाई साइन थीटा, तो उसका मान रख दो। तो ये एक्स डैश आ गया हमारे पास। इस तरीके से एक्स डैश और वाई डैश दोनों के मान एक्स और वाई के फॉर्म में आ गए। तो टेंसर सिस्टम के अंदर भी इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। फिर 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो 3 डायमेंशनल में भी क्या है, जैसे एक्स डैश जो है, इसमें तीनों एक्सेस जो हैं वो झुके हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ये देखो थीटा एंगल पे, तो इसमें एक्स डैश जो है वो एक्स कॉस
एक्स डैश ओ एक्स, वाई कॉस वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश का हम लोग देख लेंगे एक्स के साथ क्या एंगल है, वाई के साथ, जेड के साथ। इसी तरीके से अगर वाई डैश निकालेंगे तो वाई का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, जेड का करेंगे तो जेड का एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड का जेड के साथ देखते हैं। तो इस तरीके से। और कॉस एक्स का एक्स के साथ मतलब आई डैश आई, तो वो तो होता है 1 1। एक्स का वाई के साथ, एक्स डैश का वाई के साथ मतलब 1 2। इस तरीके से इसके कंपोनेंट जो हैं वो लिखे जाते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, तो इसको सिंपली यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, तो आज हमने डिटेल में थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ लिया है। इस यूनिट के अंदर इसी तरह की चीज़ें हैं। एक सेक्शन में, छोटे छोटे सेक्शन में कुछ चीज़ों को समझाया गया है कि टेंसर क्या है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो इनको आप अच्छे से स्टडी करो, और ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपने नंबर नहीं खोएं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें जैसी हैं वैसी की वैसी लिख के आनी होती है। तो आप इसको अच्छे से समझो, कुछ समस्या आए तो पूछो। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करो। धन्यवाद।